Hello everyone, this is our English class and today we will continue with the chapter The Tribute. I had often heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. अब मैंने कई बार उन्हें कहते सुना था, अक्सर कहते हुए सुना था अपने बड़े भैया को कि ये हाथ की जो घड़ी है, पहनने की रिस्ट वॉच है, ये उनको पिताजी ने लाके दी थी 11th क्लास में. But I also remember well in my MA final year, he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. और मुझे ये भी याद है जब मैं मेरे एमए फाइनल ईयर में था तब उन्होंने इसी घड़ी को बेच दिया था और पैसे लिए थे उसके बदले और उसी पैसे से मुझे दिल्ली भेजा था इंटरव्यू के लिए. He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. मुझे याद है उन्होंने मुझे 150 रुपए भेजे थे. अच्छे से मुझे ये याद है. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. और किसी को नहीं पता था क्या पता कि ये wristwatch उनको वापस कभी मिलेगी या नहीं. His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. तो उनके जो एक्शन थे जब उन्होंने वो चीज रखी बाकी सामान के साथ तो वो बिल्कुल सही थे क्योंकि उनकी काफी फीलिंग्स जो है अटैच थी इस घड़ी से पास्ट में. आई वॉज साइलेंट. मैं चुप था. माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड. मेरे जो बड़े वाले जिया जी थे वो बैकयार्ड में पीछे थे. सॉरी, एल्डर सिस्टर इन लॉ जो थी वो बैकयार्ड में पीछे थी. उनकी भाभी जो थी बड़ी. माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन whispering things into his wife's ears and was there taking his place with us. और मेरे जो दूसरे भाई थे वो अपनी वाइफ के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे और अपनी जगह ले रहे थे. It was like the butcher's knife going to the stone to sharpen itself. ऐसा लग रहा था कि कसाई अपना चक्कू जो है वो तेज कर रहा हो. The elder brother was calm and composed. सबसे बड़े भैया जो थे वो शांत थे बिल्कुल. Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. वो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह सारी चीजें जो हो रही थी उसको डिस्पैशनेटली जो है डील कर रहे थे, यानी कि उनको पैशनेट नहीं थे उन चीजों को लेकर के बिल्कुल भी. और एग्जैक्टली वो उसी तरीके से शांत थे जितने कि वो मेरी शादी के समय में जिस तरीके से बिल्कुल कूल और काम थे उसी तरीके से जैसे कि वो अपने बेटे की थ्रेड सेरेमनी जब हुई थी उस दिन जिस तरीके से वो कंपोज थे आज भी उसी तरीके से वो शांत थे. इट वाज अ सेम preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty. और ये उसी तरीके का तरीका था उनका जो हमेशा से वो रहते हैं बिल्कुल शांत किस्म के, कोई ज्यादा चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते हैं और सिंसियरली अपना काम करते हैं. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. अब ये सारी चीजें जब डिस्कस करूँ मैं मेरे दूसरे भाई के कॉन्टेक्स्ट में तो वो भी काम और कंपोज आवाज थी उस मेरे दूसरे भाई की भी. नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट. और एक भी चिन्ह नहीं था सैडनेस का या रिग्रेट का या जो हम कर रहे हैं वो गलत है उस चीज का एक भी भाव उनके चेहरे पे नहीं था ना उनकी आवाज में था. I remember the year father died, we had to live under a great financial strain. मुझे याद है जिस साल पिताजी की मृत्यु हुई थी उस साल हमें काफी फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा था. हमारे पैसे की तंगी रही थी. इट वाज विंटर. उस समय सर्दी थी. द चिल वाज एट्स हाइट. और सर्दियाँ बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सर्दियाँ पड़ रही थी. ठंड बहुत ज्यादा अपने हाइट पे थी. We had a limited number of blankets और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नंबर के कंबल थे. The cold was so biting, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. मुझे अच्छे से याद है कि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और रात के समय मध्य रात्रि के समय इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती थी कि एक कंबल काफी नहीं होता था किसी एक व्यक्ति के लिए. That night I was sleeping in the passage room. उस समय मैं सो रहा था उस रात passage room में. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine. जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे ऊपर मेरे बड़े भैया का कंबल भी रखा हुआ था. Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders. सुबह भोर में ही वो निकल गए थे खेतों पर बिना अपने कंधों पर कंबल डाले. If he had been asked why, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. अगर उनसे पूछा जाता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो अपने यूजुअल तरीके से जनरल तरीके से बोलते कि उनको सर्दी नहीं लग रही. Now I have a comfortable income. और अब मेरे पास में एक अच्छी इनकम है. Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth.
फॉर माई एल्डर ब्रदर। और फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को अपने बड़े भैया को कुछ गर्म कपड़े दिलाने चाहिए। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट। वो अभी भी संतुष्ट है और खुश है वही पुराने फटे पुराने ब्लैंकेट्स के साथ, दैट ही हैड कवर्ड विद मी वंस, जिससे उन्होंने मुझे एक बार उड़ाया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर फॉर मी विद ऑल अदर थिंग्स। वही ब्लैंकेट जो है मेरे सामने था बाकी सारी चीजों के साथ में। आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन ग्रेटिट्यूड। मैं कांप उठा सर्दी में और अपने इनग्रेटिट्यूड में, यानी कि मैं ग्रेटफुल नहीं था जो उस चीज को लेकर के मेरे अंदर एक सिरहन सी उठी। द प्रोसेस ऑफ डिविजन वॉज फाइनली ओवर। प्रोसेस जो था बंटवारे का वो पूरी तरह हो चुका था। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर अग्रीड टू इट विद अ स्माइल। जो भी मेरे दूसरे नंबर वाले भाई ने डिमांड करी, मेरे बड़े भाई ने उस पर सिंपली एक स्माइल के साथ एग्री करा। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वाज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस। मेरे भाई ने, सेकेंड नंबर वाले भाई ने मुझे बोला कि तुम्हारी जमीन जो हिस्से में आई है तुम्हें, उसके बदले तुम मुझसे 18,000 रुपए ले लो और वो मुझे बेच दो। अब इसके सेकंड नंबर वाले भैया ने इसको ये एक तरीके से ऑफर रखा है कि जो इसके हिस्से में जो डिवीजन हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, उसमें इसके हिस्से में जो आई है जमीन, उसके बदले ये जमीन अपने सेकंड नंबर वाले भैया को दे दे और फिर उसके बदले में वो इसे 18,000 रुपए दे देंगे। In the evening, my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. शाम के समय मेरे सबसे बड़े भैया मुझे खेतों में लेके गए पैडी के, जहाँ पर जो हिस्सा मेरे अंदर आना था, मतलब मेरे जमीन में आना था, वो दिखाने के लिए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, और मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता गया। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स। हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जाते रहे और हर जगह मैं उनकी जो निशान थे पैरों के, पाम के और फिंगर्स के, वो महसूस कर पा रहा था। ऑन द बॉटम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट। अब पेरी फील्ड के जो ऊपर फूल खिल रहे थे, उस पे जो फल लग रहे थे, वो मेरे बड़े भैया के पसीने के थे। He was showing me the fields as father would introduce a stranger to family members. वो मुझे दिखा रहे थे फील्ड्स उसी तरीके से जिस तरीके से एक पिता अपनी किसी नए मेंबर को अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाता है, किसी नए व्यक्ति को, स्ट्रेंजर व्यक्ति को अपनी फैमिली से मिलवाता है। तो अभी हमने देखा किस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर चेंज हो रही हैं, और वो जो सामान बट गया है उसके बावजूद भी जो बड़े भैया हैं वो इतने ज्यादा हम्बल हैं कि वो इनको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि बचपन में ट्रीट किया करते थे। और इसको कहीं ना कहीं, ये जो हमारा नरेटर है, इसको कहीं ना कहीं ये चीज का बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन जो सेकंड नंबर वाले भैया है वो बिल्कुल भी रिग्रेट या डिस्गस्ट फील नहीं कर रहे, उनको कोई भी चीज अजीब नहीं लग रही है, और वो सिंपली अपनी जो डिमांड है वो मांगे जा रहे हैं और बड़े भैया दिए जा रहे हैं। So that's all for today, students. Have a nice day ahead. God bless you.